नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सनराइज ऑर्फनेज। इसका वापस ऑर्फनेज आ गई और इस वक्त वो अपने कमरे में थी। वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। वो यहाँ से वहाँ घूमते हुए बोली, इस बार तो मैं बिहान को बिल्कुल माफ़ करने वाली नहीं हूँ। समझता क्या है वो खुद को? क्यों? क्या मज़ा आया उसे मुझे यूँ परेशान करके? उसे ये सब मजाक लगता है। कल से मैं यहाँ परेशान में घूम रही हूँ और वो आराम से चिल कर रहा था। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया उसे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसने दरवाज़ा खोला तो पाया कि ऑर्फनेज के कुछ बच्चे वहाँ पर खड़े थे। ईस्का ने उन सबको देखते हुए कहा, रिया, मीत, निधि, बच्चा, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या आप सबको? सबने अपना सर ना में हिला दिया और सबने अपने हाथ में पकड़ा गुलाब का फूल उसके आगे कर दिया। ईस्का ने मुस्कुराते हुए वो फूल उनके पास से लेते हुए कहा, आप सब ये मेरे लिए लाए हैं? रिया ने कहा, हाँ, सब नहीं बल्कि किसी और ने हमें ये आपको देने के लिए कहा था। ईस्का ने कंफ्यूज से उन्हें देखते हुए कहा, किसने देने के लिए कहा? निधि ने एक तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, उन्होंने। ईस्का ने उस तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पर बिहान अपने कान पकड़कर खड़ा था। ईस्का ने उसे देखा, फिर उसे अनदेखा कर दिया और बच्चों से प्यार से कहा, बच्चों, आपके इन रोजेज के लिए थैंक यू और अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ईस्का अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि तभी बिहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो कमरे के अंदर आ गया। ईस्का ने बिहान से कहा, बिहान, ये क्या कर रहे हो तुम? बिहान ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, इसी सॉरी ना बाबा, अब से नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो ना इस बार। ईस्का ने कुछ नहीं कहा और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। बिहान ने अपना मुंह लटका दिया, फिर वो उसकी तरफ चला आया और उसे पीछे से वेक हक करते हुए कहा, जान, सॉरी ना, माफ़ कर दो ना। बिहान की इस हरकत पर इसका सिहर उठी। उसकी इतनी स्वीट और चार्मिंग आवाज़ सुन इसका थोड़ी देर के लिए भूल गई थी वो बिहान से नाराज़ थी, पर फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़ो मुझे। बिहान ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, प्लीज़ ना जान। ईस्का ने कुछ नहीं कहा और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बिहान ने भी उसे छोड़ दिया। ईस्का उसकी तरफ मुड़ी और उसने बिहान से कहा, इस बार आपकी ये ट्रिक्स काम नहीं आने वाली है, मिस्टर बिहान रायचंद। फिर उसने बिहान को दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा, इस बार मैं आसानी से मानने वाली नहीं हूँ और अब आप जा सकते हैं। कहते हुए उसने बिहान के फेस पर दरवाज़ा बंद कर दिया। बिहान ने बाहर से कहा, इसका यार, सॉरी ना। इसका ने कोई जवाब नहीं दिया। बिहान ने एक गहरी सांस ली और फिर वो धीरे से बोला, इस बार ये नहीं मानने वाली, कुछ और करना पड़ेगा। फिर वो भी वहाँ से चला गया। आहूजा हाउस। शाम के वक्त प्रेरणा लिविंग रूम में बैठी हुई थी। रिद्धिमा बाहर से घर के अंदर आई। रिद्धिमा ने प्रेरणा को देखते हुए कहा, गुड इवनिंग मॉम। प्रेरणा ने कहा, गुड इवनिंग बेटा। रिद्धिमा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, डैड अभी तक आए नहीं क्या? प्रेरणा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, और आज उन्हें आने में लेट भी हो सकता है शायद। रिद्धिमा ने अपना सर हिला दिया। प्रेरणा ने कहा, वैसे उस निहारिका का कॉल या मैसेज आया या नहीं? रिद्धिमा ने कहा, नहीं मॉम, उस दिन के बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। प्रेरणा ने कहा, कहीं प्लान बदल तो नहीं दिया उसने? रिद्धिमा ने कहा, नहीं मॉम, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी और
अगर वो ऐसा कुछ करती तो मुझे ज़रूर बताती। प्रेरणा ने कहा, हाँ, पर ये मत भूल कि वो शिवान्या वहीं पर 24 घंटे उसके साथ रहती है। वो एक मौका नहीं छोड़ती होगी उसे अपनी तरफ करने में। इसके चलते निहारिका उसे अपना भी सकती है। रिद्धिमा इसके बारे में सोचने लगी, पर कुछ देर बाद उसने कहा, आई थिंक यू आर राइट मॉम। उस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे भी कुछ करना होगा इसके बारे में। प्रेरणा ने कहा, हाँ, एक काम कर, तू निहारिका को वापस से मिल और उससे पूछ कि वो शादी कब करवा रही है तेरी। रिद्धिमा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, सही कह रही हैं आप। मैं अभी उसे मैसेज करके कल मिलने बुलाती हूँ। प्रेरणा ने अपना सर हिला दिया और रिद्धिमा ने टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया और फिर निहारिका को मैसेज दिया। कुछ देर बाद निहारिका का रिप्लाई आ गया जिसमें ओके लिखा हुआ था। रिप्लाई देखकर रिद्धिमा ने कहा, हो गया काम, आ रही है कल मिलने के लिए। ने कहा, तो तुम भी तैयार रहना। कुछ ऐसा करना कि वो 2 दिन में ही तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। रिद्धिमा ने कहा, रिलैक्स माँ, आपने अब तक मेरी एक्टिंग स्किल देखी कहाँ है। ऐसा कुछ करूँगी कि वो मेरी हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। कहते हुए उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। रायचंद मेंशन। निहारिका अपने कमरे में थी जब रिद्धिमा का उसे मैसेज आया था। उसने उसे मिलने के लिए हाँ तो कह दी थी, पर अब वो ये सोच रही थी कि वो रिद्धिमा से क्या कहेगी और कैसे कहेगी। कि वो बोली, अब मैं रिद्धिमा को कैसे बताऊंगी कि अच्युत ने शिवान्या से शादी कर ली है और अब वो उसे डिवोर्स भी नहीं देने वाला है। वो यहाँ से वहाँ घूम रही थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने थक हार कर बेड पर बैठते हुए कहा, है जो होगा वो देखा जाएगा कल। वैसे भी एक ना एक दिन रिद्धिमा को ये बताना ही था, तो फिर कल उसे बता दूंगी। आगे फिर देखेंगे जो होगा वो। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।